गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। लॉकडाउन में मैंने चैनल तैयार किया था। उसका मकसद था कि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई कर सके और हिंदी मीडियम में कर सके। ओके, आज मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को पेज नंबर 152, 151 का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज मैं पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैंने पूरे किशोरावस्था के अवधि को यौनारंभ प्यूबर्टी के बारे में बतलाया था। आज मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है इसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं चित्र। पहले हम फिगर देख लेते हैं, है ना। फिगर है, ये है वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के बारे में हम पहले भी बतला है जब हार्मोन्स का पढ़ाई हो रहा था, ग्लैंड्स का। तो उस समय टेस्टिस का चर्चा हुआ था। तो टेस्टिस में ये वृषण कोश है, इसको कहते हैं स्क्रोटम। है, इसी स्क्रोटम में टेस्टिस रहता है, वृषण रहता है। ठीक है, और यहाँ वृषण में ही स्पर्म तैयार होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, शुक्राणु तैयार होता है, स्पर्म तैयार होता है, और ये शुक्रवाहिनी है, स्पर्म को ले जाने वाली, ढोने वाली, है ना, वाहक कार्य करती है। ये है मूत्राशय, जहाँ यूरिन जमा होता है, यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ यूरिन जमा होता है, और यहाँ से शुक्रवाहिनी यहाँ से निकलती हुई वह मूत्राशय के पास, है ना, यहाँ से एक जगह जुड़ जाती है, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये दोनों शुक्राशय। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये शुक्राशय। ये दोनों के मार्ग एक ही होते हैं, यूरिन के मार्ग हो चाहे शुक्राणुओं के मार्ग, दोनों के मार्ग एक ही है। ये है पेनिस, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग को बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। और ये कहलाता है पेनिस। ठीक है, ये कहलाया पेनिस, ये टेस्टिस, ये स्क्रोटम, ये शुक्रवाहिनी, सेमिनल वेसिकल्स जिससे कि वो पार होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये स्पर्म का शुक्राशय, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इतना हो गया मानव के नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो मैंने चित्र दिखला दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जननतंत्र बनाते हैं। नर जननतंत्र बनाते हैं। फिर से देखिए, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कर। इसका मतलब निषेचन यानी कि जब नर और मादा दोनों का युग्मनज मिल जाता है, तो जब दोनों संयुक्त करता है तो क्या होता है, जायगोट बनता है, और उस क्रिया को बोलते हैं निषेचन, है ना। तो कोशिकाओं का निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं तो क्या कहलाएंगे, नर जनन तंत्र। जिसमें क्या क्या हो गया, पेनिस, वो टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, और शुक्राशय। और इधर
मूत्र मार्ग और ये। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब है कि नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में, टेस्टिस में होता है। और यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक है, तो इस कारण यह स्पर्म उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के उत्पादन में उसके सिक्रेशन कहाँ से होता है टेस्टोस्टेरोन का? आप लोग को पहले मैंने बतलाया था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टिस से। ठीक है, और इनका काम क्या है? इनका काम है कंट्रोल करना। ठीक है, स्पर्म उत्पादन के कंट्रोल के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करना। ठीक, इनका हार्मोन्स का ये काम है कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को कंट्रोल करना। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकों द्वारा होता है। जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणु जो तैयार होते हैं, उनका मोचन शुक्रवाहिकों द्वारा होता है। शुक्रवाहिनी दिखलाए थे अभी चित्र में, शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिकों द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिका है यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले नली से, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले, ये जो मूत्राशय है, तो यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। यहाँ पर क्या हो गया देखिए, एक संयुक्त नली बना हुआ है ना, मूत्राशय से आने वाली नली और इधर नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। और फिर ये जो रास्ता है, ये जो नली है, ये किस चीज के लिए? दोनों के लिए है। दोनों के लिए है मीन्स इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। दोनों के लिए, ये यूरिन के लिए भी ये नली है और स्पर्म के लिए भी ये नाली है। तो दोनों मिल जाते हैं और फिर यूरेथ्रा, यानी कि ये इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जो बीच में जो पतली नली है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। और हिंदी में मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। तो ये मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है, यानी कि वही मार्ग है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो स्राव होता है और शुक्राशय से जो स्राव होता है, वह शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे स्पर्म जो है वह तरल माध्यम में आ जाता है, लिक्विड माध्यम में आ जाता है, जिसके कारण उसके स्थानांतरण होने में आसानी होती है। साथ ही साथ यह स्राव उन्हें पोषण भी देता है ना। कि इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यह है कि प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे कि शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। ठीक है, लिक्विड माध्यम में आ जाता है और इसके कारण इसका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, स्पर्म बहुत सूक्ष्म होते हैं, सॉरी, जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, है ना। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, उनमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो एक लंबी पूंछ जैसी होती है ना, लंबी पूंछ जैसी होती है,
जो उन्हें जनन अंग तक पहुंचाने और तैरने में सहायता करती है। लंबी पूंछ होती है, बहुत एक्टिव होती है, बहुत गतिशील होती है और उन्हें मादा की जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें इतना ही ऑर्गन है और इसके बारे में हम अभी 10th क्लास तक जितनी जानकारी की जरूरत है उतना, और हम लोग आगे पढ़ेंगे तो और जानेंगे, है ना। जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आईएससी, बीएससी, एमएससी और भी डीपली हम लोग पढ़ाई हम लोग का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें क्या क्या आया था, इसमें कौन कौन सा अंग आया। ये हो गया पेनिस, टेस्टिस, शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्लैंड शुक्राशय और ये यूरिनरी ब्लैडर, बस, है ना, टेस्टिस और पेनिस। तो, तो इस तरह से नर जनन तंत्र हुआ। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। किस में होता है? अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन्स भी उत्पादित करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए कि जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। इसको हम देख रहे हैं, तो हम पहले चित्र को देख के समझ लेते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। ये है अंडाशय पूरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपरिपक्व अंडे जो कि इमेच्योर होते हैं और यौनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। कुछ अंडा जो है सो मैच्योर होने लगते हैं। कब? जब प्यूबर्टी आता है तब। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंडा परिपक्व होता है। ये जो दो है ये अंडाशय है ना, ये दोनों अंडाशय हैं। तो दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंतर फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं, है ना। और दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे कि गर्भाशय कहते हैं। ये है गर्भाशय। और ये जो है महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब। ये ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। ये भी फैलोपियन ट्यूब है। ये दोनों अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। ये हो गया गर्भाशय, गर्भाशय तक ले जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं, है ना, दोनों फैलोपियन ट्यूब, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना बनाती है। दोनों फैलोपियन ट्यूब ये दोनों मिलकर एक थैली जैसा संरचना बनाती है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। और ये गर्भाशय जो है ये ग्रीवा द्वारा, यहाँ पर ग्रीवा है, उसके बाद ग्रीवा के बाद योनि में आकर खुलता है ना। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गर्भाशय, है ना।
ये हो गया गर्भाशय। ये और ये अंडाशय। ये और ये क्या हो गया? अंडाशय। और ये दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, है ना? क्या कहलाएगा? फैलोपियन ट्यूब। तो वो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसा इनमें कुछ नहीं बतलाया। ऐसा थैलेडोमा जो संरचना होती है ये गर्भाशय कहलाया, और ये ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, दोनों अंडवाहिका के संयुक्त होकर ये बनाती है, गर्भाशय बनाती है, थैलेडोमा संरचना। और ये गर्भाशय ग्रीवा, ये ग्रीवा है, और ये योनि। ठीक है, तो ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो इसको भी समझ में आ गया कि ज्यादा भारी नहीं है ये ग्रीवा, ये योनि, पित्ताशय, ये गर्भाशय, और अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब अंडाशय। ठीक है, तो ये हो गया मानव का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दो अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, और गर्भाशय यूट्रस इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस पर कुछ मोटा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, है ना? और कोई क्वेश्चन इसमें है तो पूछ लीजिएगा, जो हम ना बोल पाए हो या आप जो नहीं समझ पाए हो, तो इसलिए आप इसको पूछ लीजिएगा। गर्भाशय के पेशियों में लयबद्ध संकुचन होता है, तब होता है शिशु का जन्म, है ना? ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये ओवरी है, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, और ये योनि। ये हो गया योनि। ठीक है, अब है अब हम पढ़ेंगे और आगे के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब है मैथुन के समय, यानी कि कॉपुलेशन के समय, यानी कि इंटरकोर्स। ठीक है, आप लोग समझ गए? तो इस समय कॉपुलेशन के समय शुक्राणु यानी कि स्पर्म योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं में गेंद जैसे संरचना का भ्रूण बनाता है। जब निषेचित हो जाता है, निषेचन हो जाता है, यानी कि स्पर्म और एग दोनों मिल जाते हैं, और जब निषेचन हो जाता है तो अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं को गेंद जैसी संरचना बनाती है। गेंद जैसा संरचना गोल जैसा हो जाएगा, वो भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, अब भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है। क्या होता है? ये कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना बनाती है भ्रूण, है ना? जैसे संरचना या भ्रूण बनाती है। अब भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है। भ्रूण कहाँ होता है? गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर, हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करती है, और भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, तथा विकास अंगों का विकास करता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माँ के शरीर में गर्भ धारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है ना? गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने में एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। गर्भाशय जो है वो प्रत्येक माह एम्ब्रियो को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमाशय हमेशा
गर्भ गर्भस्थ रहे, ये जरूरी नहीं है। तो इसके आंतरिक परत मोटी होती जाती है, इसकी कोई वैसा नहीं रहता, इसके आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रधार भी बढ़ जाता है। एक तो गर्भाशय की जो दीवार होती है आंतरिक परत वो मोटी होती जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। अब भ्रूण को माँ के रुधिर में से पोषण मिलना है ना, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। जब कोई गर्भाशय में जब किसी का बच्चा रहता है तो हम लोग बहुत पूछते हैं कैसे वो खाता होगा, कैसे वो पीता होगा, वो क्या लेता होगा, पेट के अंदर कौन खाना देता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है भ्रूण को खाना? माँ के रुधिर से, ब्लड से मिलता है, ब्लड से खाना मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कि प्लेसेंटा बोलते हैं, है ना। एक विशेष संरचना होती है जिसे कि प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा एक संरचना है जो कि गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। तस्तरी नुमा संरचना है जो कि गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। और यहाँ पर क्या है कि भ्रूण को तो माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है ना। और इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कि प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा तस्तरी नुमा होता है जो कि गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है और भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्त होती है, यानी कि एक लंबा जैसा प्रोजेक्शन निकला रहता है ऊतक में, उंगली नुमा स्ट्रक्चर प्रवर्त होते हैं। तो माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं और जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि भ्रूण ये माँ के ऊतकों में रक्त स्थान जो होते हैं, रक्त स्थान वो प्रवर्त को आच्छादित करते हैं, लंबे लंबे जैसे प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन तैयार होता है। यह माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के ऑक्सीजन हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं, है ना। यह भ्रूण को माँ के भ्रूण को सॉरी कहाँ पर, हाँ, माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, है ना। जब विकसित हो जाता है, थोड़ा बच्चा विकासशील हो जाता है तो विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से ही होगा, है ना। जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। तब गर्भाशय के पेशियों के लैबत संकुचन और फैलना और सिकुड़ना जो होता है उससे शिशु का जन्म होता है ना। गर्भाशय की पेशियों के में जो संकुचन होता है, लैबत संकुचन के कारण ही शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें सब ऑर्गन का नाम जान गए। अंडाशय को ओवरी कहते हैं, है ना। अंडाशय को ओवरी कहते हैं, गर्भाशय को यूटेरस कहते हैं और
अंडवाहिका को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना। फैलोपियन ट्यूब कहते हैं ग्रीवा, ग्रीवा, और ये है योनि। तो ये मादा का जनन तंत्र खत्म हुआ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं और क्या है। धीरे धीरे जब गर्भाशय में संकुचन होता है, फैलना सिकुड़ना होता है ना, तब अ, उसी क्रम में शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है और जनन स्वास्थ्य, और फिर जनन शास्त्र के बाद क्या है 100, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है ना। तो ये हम आज इतना यहीं तक रहने देते हैं कि गर्भाशय के पेशियों में लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है ना। एक बच्चा जो जन्म लेता है तो वो शिशु का जन्म होता है। हम लोग यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग करेगा क्या होता है जब अंड को निषेचन नहीं होता है ना। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, तो क्या फर्क पड़ता है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ओके।